Hello friends, welcome to this session. This session is part of our संकल्प सीरीज जहां पर हम चारों जो आपके JIIB के पेपर्स हैं उनके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग IND-IFS जो कि आपका पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका ये लेक्चर 23 है और 2 लेक्चर्स बचे हैं एंड हमारे 25 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग म्यूचुअल फंड्स व्हिच इज चैप्टर नंबर 41 मॉड्यूल डी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2-3 क्वेश्चंस यानी कि 3 से 4 मार्क्स तक आपके एग्जाम में जरूर जरूर आ जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक म्यूचुअल फंड्स इससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको जो इसके सब टॉपिक्स हैं उनको कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये सारा कुछ हम इस सेशन में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट मी टेल यू, अगर आप JIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड कि आगे ये एग्जाम किस तरीके का हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनका एक बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो यहाँ हम म्यूचुअल फंड्स इस टॉपिक के बारे में देख रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड, वो पढ़ेंगे। रिस्क क्या इन्वॉल्व है, टाइप्स, टर्म्स क्या इन्वॉल्व है एंड सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स कैसे होता है। तो सिंपल 5 सब टॉपिक्स विल बी स्टडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स आर एक्चुअली वी कैन से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं कई सारे, जो कि इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट जहां पर किया जा रहा है उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो वन सच फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज द म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स है उनके पास पैसे हैं, वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना एंड ये म्यूचुअल फंड्स जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पर ये पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कैसे होता है, ये एक डिपेंडेबल एवेन्यू है बिकॉज ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं मोस्टली लाइक जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कि कैसे हम शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एफिशिएंट नॉलेज नहीं है, आप जैसे तैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू मे नॉट गेट द रिटर्न्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट। तो दैट इज व्हाई म्यूचुअल फंड्स इस इश्यू को रिजॉल्व करते हुए एक डिपेंडेबल एवेन्यू बनता है जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने होते हैं एक्सपर्ट्स। तो ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है, लेट मी टेल यू। लाइक आप 4-5 लोग हैं, आई एम देयर, तो हम सभी ने 100 रुपीज इस म्यूचुअल फंड को प्रोवाइड किए हैं। तो म्यूचुअल फंड कहेगा कि देखो ये हमारा स्कीम है एंड दीज आर द डिफरेंट शेयर्स एंड बॉन्ड्स जिसमें हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स से अंबानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, इस तरीके से 4-5 इन्वेस्टमेंट्स जो है उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा करके एक स्कीम बना दिया। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम। अब इस स्कीम से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, एटलीस्ट 10% आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिटर्न होगा, इस तरीके से प्रॉमिस किया जा रहा है। तो लेट्स से ये पूरा 500 जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद दे आर गेटिंग प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज। तो 10 रुपीज खुद रखेंगे एंड बाकी 10 रुपीज सबको बांट देंगे। तो इस तरीके से एटलीस्ट 10% जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर प्रोवाइड हो जा रहा है। सो देयर इज नथिंग टू वरी ओवर हियर, राइट। तो दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। तो आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। आपके तरफ से इन शेयर्स में इन्वेस्ट करके, पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज इट इज अ डिपेंडेबल रेवेन्यू। आपको कोई खास नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड्स को पैसा दीजिए एंड वो आपको प्रॉफिट्स प्रोवाइड करेंगे। और ये सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा रेगुलेटेड भी हैं। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये चीज पढ़ेंगे, तो दे आर रेगुलेटेड। नाउ म्यूचुअल फंड्स के साथ जैसा मैंने सेकंड टॉपिक आपको बताया कि कई सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। व्हाट आर दीज रिस्क, हमने समझ लिया म्यूचुअल फंड क्या है, इसे म्यूचुअल क्यों कहा गया है, क्योंकि जो फंड्स है उन्हें पूल किया जा रहा है, डिफरेंट पीपल आर पूलिंग, प्रोवाइडिंग द मनी एंड इस तरीके से म्यूचुअल फंड में जो मनी है वो फंड्स पूल किए जा रहे हैं। अब ये पूल्ड फंड्स को एक पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब इससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है ये पूछा जा रहा है। तो मार्केट एनवायरनमेंट रिस्क, जिसे हम सिस्टेमिक रिस्क भी कहते हैं, ये डिजास्टर्स यहाँ पर अगर कुछ हो गए, राइट,
तो मार्केट में कई सारे एंटिटीज हैं और उन एंटिटीज में से कुछ ऐसे एंटिटीज हो सकते हैं जो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में जब वो सही फंक्शन नहीं कर पा रहे तो वो आउटपुट भी सही नहीं ला पा रहे हैं, प्रॉफिट्स उन्हें नहीं हो रहा है, तो वो जब डूब रहे हैं तो उनके साथ आपका अगर कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप है तो आपका बैंक, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डूब जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड द मार्केट एनवायरनमेंट रिस्क। सिस्टेमिक रिस्क यानी कि एक पर्टिकुलर, लेट से कल को एसबीआई का बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो ऐसे केस में पूरे इंडिया में इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बिकॉज एसबीआई इज अ वेरी मेजर प्लेयर। तो दैट्स कॉल्ड अ सिस्टेमिक रिस्क। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जहां पर लेट्स से सारे के सारे म्यूचुअल फंड के स्कीम के जो इन्वेस्टमेंट से एक ही पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसमें चले गए हैं, तो ऐसे केस में व्हाट कैन वी से, ये सेक्टर लेट्स एग्रीकल्चर में गया एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरीके से इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में हमारे जो सारे इन्वेस्टमेंट्स है सभी में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बिकॉज सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स हमने एग्रीकल्चर फील्ड में ही कर दिए, जैसे शेयर्स हो गए, कुछ बॉन्ड्स हो गए, कंपनी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उसमें इन्वेस्ट कर दिया जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा हमारा, जो एक जगह लॉस दूसरे जगह के प्रॉफिट से कंपनसेट होता रहेगा, एंड इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। इसके अलावा इंटरेस्ट रिस्क होता है, जहाँ पर कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक बॉन्ड जिस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहाँ तो फिर भी ठीक है, बट कई बार फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, तो इस फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के चक्कर में जहाँ इंटरेस्ट रेट्स जो प्रॉफिट्स आपके हैं वो वेरी कर रहे हैं बेस्ड अपॉन वेरियस पैरामीटर्स, तो ऐसे केस में आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी रिड्यूस भी हो सकता है इन सर्टेन केसेस। सो दैट इज समथिंग वेयर द इंटरेस्ट रिस्क एक्चुअली अराइजेस। इंटरेस्ट रिस्क इज बेसिकली अ प्रॉफिट रिस्क, कि इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन की वजह से प्रॉफिट में रिडक्शन हमारा हो गया जी, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। देन लिक्विडिटी रिस्क, जहाँ पर आप लेट्स से थोड़े पैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आप देख रहे हैं कि अच्छा मुझे हाई रिटर्न्स भी चाहिए, तो जब भी हाई रिटर्न्स चाहिए होता है ना, उसमें कुछ लॉक इन होता है, यानी कि आपको थोड़े समय तक तो ये पैसे वहां पर रखने होंगे एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन विथड्रॉ। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पैसे फंस जा रहे हैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इफ यू वांट हाई रिटर्न्स, तो दिस इज वन काइंड ऑफ रिस्क। देयर इज ऑल्सो क्रेडिट रिस्क, जहाँ पर आपने इन्वेस्ट तो कर दिया तो सामने वाले ने आपको कोई पैसे वापस किए ही नहीं, तो ये भी हो सकता है अल्टीमेटली, तो दैट इज द क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो दीज आर द रिस्क। अब ये रिस्क, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क को मेजर करने के लिए सेबी लेकर आया है समथिंग कॉल्ड द रिस्कोमीटर। 2020 में लाए गए थे म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमिटी के द्वारा रिकमेंडेड, ये पर्टिकुलर जो रिस्कोमीटर है उसे लाया गया था। अब ये रिस्क दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एब्सोल्यूट एंड एनुअलाइज्ड रिस्क। एब्सोल्यूट रिस्क इज आप कैलकुलेट करते हैं रिस्क फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, कि इतना टाइम पीरियड में इतना 2 मंथ्स का अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें 2 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे कितना रिस्क, कितना लॉस हो सकता है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है वगैरह कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज द एब्सोल्यूट रिस्क। एनुअलाइज्ड, उसके सामने क्या है, एनुअलाइज्ड रिटर्न मेथड है, तो यहाँ रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी, तो रिटर्न कम रहेगा तो रिस्की है, लॉस हो रहा है, ये चीज़ हम वैसे ही बता सकते हैं। तो एनुअलाइज्ड रिटर्न मेथड में हम पूरे एक साल का, अगर 4-5 साल के लिए आपने ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो एक साल के अंदर एनुअली आपको कितना रिटर्न मिल रहा है ये कैलकुलेट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द एनुअलाइज्ड रिटर्न। बट ऊपर वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो ही कम समय के लिए किया जा रहा है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो आप पूरे साल का रिटर्न एंड उसके बेसिस पे पूरे साल का रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज द एनुअलाइज्ड रिटर्न मेथड। अब इसके सामने वी हैव द एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड, ठीक है। तो हमने जैसा डिस्कस किया, एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड फ्यू मंथ्स के लिए, एनुअलाइज्ड इज फॉर द एंटायर ईयर। अब एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को हम कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट CAGR के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए कुछ इस तरीके से है, CAGR इज इक्वल टू करंट वैल्यू बाय बिगिनिंग वैल्यू। अभी प्रेजेंटली कितना वैल्यू है, पहले बिगिनिंग में क्या वैल्यू था, इसका टू द पावर 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी, लेट्स से 4 ईयर्स है तो 1/4
ऑफ दिस फ्रैक्शन हम करेंगे एंड जो भी आंसर आएगा उसको -1 करके उसको हम फिर परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे। तो एक एग्जांपल पे अभी देख लेते हैं, अगर एग्जाम में कैलकुलेशन करने को आ गया तो यू आर एबल टू डू इट। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में एज अ हाफ मार्क क्वेश्चन कि एक्सेल में XIRR फंक्शन एक होता है, इसको अगर आप यूज करेंगे तो देन यू कैन कैलकुलेट दिस एनुअलाइज्ड रिटर्न। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर बिगिनिंग वैल्यू 1 लाख रुपए है एंड करंट वैल्यू 1,80,000, तो 1 लाख रुपए करंट एंड करंटली 1,80,000 है, 3 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड हो चुका है रेट से। ठीक है, अब पहला स्टेप यहाँ पर होगा टू अंडरस्टैंड कि कितना रिटर्न्स इसमें से आ सकता है प्लग इन। ठीक है, CAGR में। तो दिस जैसा यहाँ पर फॉर्मूला है, तो दैट यू कैन यूज कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट फाइंड आउट करने के लिए। तो जनरली हम ग्रोथ फाइंड करते हैं बाय कंपेयरिंग कि अभी हमारा जो करंट वैल्यू इंक्रीज हुआ है, पहले से 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया, 1,80,000 हो चुका है प्रेजेंटली। तो 1,80,000 कितना टाइम पीरियड में, 3 इयर्स के टाइम पीरियड में लेट से हुआ है, तो 1,80,000 बाई 1 लाख टू द पावर 1/3। ठीक है, 3 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 3 इयर्स का ये इन्वेस्टमेंट पीरियड हो चुका है अभी तक। अब ये करने पे हमें 1.8 आ रहा है, 1.8 ये वाला अंदर का 1.8 टू द पावर 1/3 करेंगे तो 1.21 आ रहा है। अब इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो विल गेट 0.21 एंड अप्रोक्सीमेटली 21% पर ईयर का यहाँ पर आपको ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो CAGR इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है ना। तो अब ये रिस्कोमीटर किस तरीके का दिखता है, लेट अस हैव अ लुक। तो यहाँ आप देख सकते हैं लो से लेके वेरी हाई रिस्क तक के 6 पैरामीटर्स, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एग्जाम में पूछा हुआ है रिस्कोमीटर पे कितने पैरामीटर्स, कितने स्टेजेस ऑफ रिस्क के बारे में बताया गया है। तो द नंबर इज 6। सबसे पहला लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई एंड वेरी हाई। ठीक है, लो रिस्क इज डेट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं जिसपे रिस्क कम रहता है एंड रिटर्न्स आपको कम मिलता है। ठीक है, डेट इज लाइक यू हैव गिवन लोन टू समवन या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो ये क्योंकि कंपलसरी प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करता है, द रिटर्न्स आर लो। मॉडरेट रिस्क होता है जहां पर आप हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओवर टाइम इस पर जो है आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। हाई रिस्क होता है जिसपे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, मतलब पूरा आपका कैपिटल जो भी आपने इन्वेस्ट किया सारा वाइप आउट हो सकता है, बट वहाँ पर हाई रिटर्न्स होते हैं क्योंकि द इंटरेस्ट रेट हाई, रिस्क इतना हाई है तो सारा कुछ इंटरेस्ट रेट में जुड़ जाता है एंड आपको काफ़ी हाई रिटर्न मिलता है। तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक अ गैम्बल। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। एक तो आता ही आता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन किया गया ऑफ द म्यूचुअल फंड्स बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट इज बीइंग यूज्ड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किस तरीके का है, इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स किया गया है। तो सबसे पहले हम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, ये हुआ म्यूचुअल फंड, इसने कई सारे लोगों से पैसे पूल किए, अब ये सारे पैसे इन्वेस्ट जहां पर किए जा रहे हैं ये कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है सबसे पहला। आई होप दैट इज क्लियर। सबसे पहले इक्विटी स्कीम्स, अगर सारे म्यूचुअल फंड के जो पैसे हैं वो शेयर्स में ही जा रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एन इक्विटी स्कीम। अब इसके कई सारे कैटेगरीज हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जहां पर भी इन्वेस्ट करते हैं अगर सारा शेयर्स है तो शेयर्स में देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई मार्केट से थोड़ा सा पैसा उठाना चाहता है, 4 लाख, 10 लाख या करोड़, तो दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल कैप फंड। अब मीडियम कैप होगा जहां पर लेट्स से इससे थोड़ा ज़्यादा 11 lakhs, 20 lakhs ऐसा। लार्ज कैप होगा 40 lakhs, 1 करोड़, इस तरीके से अगर कोई उठा रहा है। तो दीज आर जस्ट सिंपल एग्जाम्पल्स, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट नंबर्स, बट इतना पैसा अगर आप मार्केट से उठा रहे हैं तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट, स्मॉल कैप, मीडियम कैप एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप। ठीक है, तो अगर आपने जो म्यूचुअल फंड को पैसे दिए और वो पैसों में से 65% जा रहा है इनटू मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 65% का है, तो ये कहीं भी इन्वेस्ट करे बट एटलीस्ट 65% ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल, मिड, लार्ज एंड
इनका कॉम्बिनेशन, तो दैट इज कॉल्ड अ मल्टी कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड टोटली लार्ज कैप जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जाता है, यानी कि कैप आपको यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्रिएट करने वाले जो कंपनीज के शेयर्स है उनको बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जिसमें 80% आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स सॉरी शेयर्स या बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करने में जा रहा है। लार्ज एंड मिड कैप जहां पर 35% मिड कैप एंड 35% जो है लार्ज कैप में आपके जो पैसे हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। मिड कैप सारा का सारा इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में जा रहा है, राइट। एंड इसमें एटलीस्ट सारा में आ जाता है एटलीस्ट 65%। उससे कम रहेगा तो नहीं कंसिडर करेंगे मिड कैप, उससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली करेंगे कंसिडर। स्मॉल कैप फंड्स में सेम थिंग क्राइटेरिया विद 65%। देन डिविडेंड यील्ड फंड, अब ये डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स वो होते हैं जिस पे आपको हाई अच्छा अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स प्रोवाइड हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को खरीदने पर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट जब म्यूचुअल फंड करता है, 65% ऑफ द टोटल एसेट्स ऐसे स्टॉक्स में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है, तो दैट विल बी कॉल्ड डिविडेंड यील्ड फंड। नेक्स्ट इज द वैल्यू फंड। ए वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है एक तरह की स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके अगर सारा म्यूचुअल फंड्स का पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड द वैल्यू फंड। एटलीस्ट 65% पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, राइट, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड अ वैल्यू फंड, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अ कॉन्ट्रा फंड। तो इसमें क्या होता है, सारे के सारे लोग एक पर्टिकुलर शेयर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आप क्या करोगे, वाइल दे आर इन्वेस्टिंग हियर यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग एल्स जिसमें हाई रिस्क हो सकता है, बिकॉज नोबडी एल्स इज इन्वेस्टिंग, बट उसमें इन्वेस्ट करके आपको हाई रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे केस में यू विल गो फॉर द कॉन्ट्रा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड कॉन्ट्रा फंड इस तरह के जो शेयर्स बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें अगर हमारे जो म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा फंड। एटलीस्ट 65% टोटल एसेट्स इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होगा। फोकस्ड फंड जहां पर मैक्सिमम 30 स्टॉक्स को चुन लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ इन 30 स्टॉक्स में ही हम इन्वेस्ट करेंगे, 30 कंपनीज के शेयर स्टॉक्स बॉन्ड जो भी है मैक्सिमम वो चुन लिया जाता है, उसमें ही हम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा जब कंपल्सरीली हम रिजॉल्व कर लेते हैं एज अ म्यूचुअल फंड, दैट इज कॉल्ड द फोकस्ड फंड। 65% ऑफ द टोटल एसेट्स एटलीस्ट इस तरीके से इन फंड्स में इस इन सेक्टर्स में जाना चाहिए। देन वी हैव द सेक्टरल या थीमेटिक स्कीम्स, जिसमें ये स्कीम में एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर में ही जा रहा है, तो इससे क्या होगा, जो वुमेन है उनका एम्पावरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड ये सेक्टर के ही सारे शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए, तो 80% ऑफ द टोटल एसेट्स जो है लेट्स से पूरा का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर के कंपनीज और डिफरेंट एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सेक्टरल या थीमेटिक स्टॉक्स, ठीक है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये तो आपको पता होगा, जिसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है एंड टैक्स बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, सिंपल है। तो आपने उसमें पैसे डाल दिए, वो लोग फिर 3 साल के बाद जो भी टैक्स बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द डिविडेंड्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट लॉक इन पीरियड होता है यहाँ पर कितना, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। तो 80% ऑफ द टोटल एसेट्स अगर इसमें चले गए, ELSS में कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, 80% उसमें जा रहा है, देन दैट विल बी कॉल्ड अ ELSS म्यूचुअल फंड। तो ये सारे इक्विटी स्कीम्स से आप डेट स्कीम्स देख लेते हैं। डेट यानी कि इन्वेस्टमेंट मेनली बॉन्ड्स में जा रहा है, होप यू रिमेंबर व्हाट इज बॉन्ड्स। इस पर आपको कंपलसरी प्रॉफिट जो है प्रोवाइड होता है, ओके, सो दैट इज द थिंग। अब बॉन्ड्स में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, देन दैट विल बी कॉल्ड अ डेट स्कीम। अब ये ओवरनाइट हो सकता है, सिर्फ 1 डे के लिए अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड देन मनी विल बी रिटर्न, तो दैट इज कॉल्ड ओवरनाइट फंड जस्ट फॉर 1 डे। वैसे लिक्विड फंड्स ओनली 91 डेज तक होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 3 to 6 मंथ्स होते हैं, लो ड्यूरेशन 6 to 12 मंथ्स के फंड्स होते हैं। अब मनी मार्केट फंड 1 ईयर या उससे कम का टाइम पीरियड होता है, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 1 to 3 इयर्स के होते हैं, डेट स्कीम्स जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स 1 to 4 इयर्स, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन 1 to 7 इयर्स, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड्स जो है उसमें 7 इयर्स का टाइम पीरियड है।
देन देर इज दिस डायनामिक बॉन्ड जिसमें इन्वेस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट ड्यूरेशंस किया जा रहा है। तो यहाँ सारे अगर आप देखो इसमें इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप्स ऑफ ड्यूरेशन में रिस्ट्रिक्टेड है, बट यहाँ पर कुछ आप शॉर्ट टर्म, एकदम ही शॉर्ट टर्म सिंगल डे वाले में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ आप 1 to 7 years में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे अलग अलग जो टाइप्स ऑफ फंड्स है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड अ डायनामिक बॉन्ड। देन वी हैव द कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जिसमें हम कह सकते हैं कि सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है इनटू द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, एंड एटलीस्ट 80% तो जा ही जा रहा है। क्रेडिट रिस्क फंड जिसमें इन्वेस्टिंग इन बिलो हाईएस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और ये भी क्रेडिट रेटिंग इनकी कोई खास अच्छी है नहीं, ठीक है, तो उनमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एटलीस्ट 65% ऑफ द टोटल फंड्स उसमें जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क फंड। देन बैंकिंग एंड पीएसयू फंड जिसमें हम मेनली बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो बॉन्ड्स वगैरह है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड 80% ऑफ द एंटायर एसेट्स जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी के हैं वो सब वो सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है इनटू सच बॉन्ड्स, ठीक है। सिमिलरली वी हैव गिल्ट फंड, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहते हैं, बिकॉज अगर आपने शादी के कार्ड देखे होंगे एकदम सुनहरे और साइड्स में बहुत अच्छा सा वर्क किया हुआ है एंड ऐसा, तो दैट इज अ वेरी वंडरफुल बॉन्ड्स हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसका गारंटीड प्रॉफिट आपको मिलता है, कोई भी इधर उधर नहीं होगा, तो इतना बढ़िया है। दैट इज वैसे शादी के कार्ड से कंपेयर करके गिल्ट एज्ड बॉन्ड्स कहा गया है, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है, एंड दैट वी कैन रिमेंबर कि हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर 80% से ज़्यादा पैसा जो है सीधा सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड गिल्ट फंड। अब गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन, तो 10 इयर्स ड्यूरेशन वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 80% ऑफ द टोटल एसेट्स इस तरीके से पैसे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। देन देयर इज फ्लोटर फंड, ये एक डेट स्कीम है जिसमें फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, एटलीस्ट 65% ऑफ द टोटल एसेट्स ऐसे फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए गए हों, ठीक है। अब फ्लोटिंग रेट का मतलब आई होप यू रिमेंबर ये सारे जो हैं कांस्टेंट आपको लेट से 10% प्रॉफिट होगा तो 10% प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्लोटिंग रेट किसी चीज़ से लिंक्ड होता है, लेट से रेपो प्लस 4% ऐसा दिया हुआ है, तो रेपो रेट इज 6% अगर, तो ऐसे केस में यूल गेट 10% प्रॉफिट, दैट इज फ्लोटिंग। अब रेपो रेट 5 हो गया तो आपको 9% प्रॉफिट मिलेगा, तो ऐसा फ्लोटिंग रेट फंड्स होता है जिसपे इंटरेस्ट रेट एंड आपका प्रॉफिट वेरी करता रहता है। देन वी हैव द हाइब्रिड स्कीम, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है ये डेट एज वेल एज इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारा डेट स्कीम में जा रहा है। कंजर्वेटिव मतलब हम सेफ खेलना चाहते हैं, तो डेट यानी कि बॉन्ड्स वगैरह में पैसा डालेंगे तो सेफ ही रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर मनी विल बी रिटर्न्ड। तो 10 to 25% इक्विटी में, 75 to 90% हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर पैसा डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड की बात करें तो इसमें दोनों का एक बैलेंस होता है, इक्विटी एज वेल एज बॉन्ड्स का, डेट का, तो 40-60% या 40-60% इन्वेस्ट किया जा रहा है इन द इक्विटी एंड डेट, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्बिट्रेज नहीं होता जहाँ पर आप एक जगह से बाय करके दूसरे जगह फटाफट सेल कर रहे हैं एंड उसके डिफरेंस की वजह से आप कमा रहे हैं, तो दैट इज नॉट देयर। देन वी हैव द एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहां पर ये जो फंड है एग्रेसिव कहा गया, एग्रेसिव मतलब ज़्यादा हम प्रॉफिट्स का सोच रहे हैं, तो हम इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे 65 to 80% एंड डेट फंड्स में 20 to 35%। डायनामिक एसेट एलोकेशन, जहां पर आप डायनामिकली जो एसेट आपने खरीद रखे हैं, ठीक है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया 2 years 3 years जितना भी टाइम पीरियड, तो वो आप वेरी करते रहते हैं बेस्ड अपॉन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, ठीक है। देन मल्टी एसेट एलोकेशन, जहां पर 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, एक तो शेयर इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, एंड आर्बिट्रेज के थ्रू भी आप कमाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 10% इन ईच ऑफ दीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसे मल्टी एसेट एलोकेशन कहते हैं। देन आर्बिट्रेज फंड, जहां पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए आप फिर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ 65% ऑफ टोटल एसेट्स आर्बिट्रेज के टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में
गया हो। आर्बिट्रेज का मतलब है एक जगह पे 100 रुपीज़ में शेयर्स खरीदो, दूसरे जगह पे जाके 120 रुपीज़ में सेल कर दो, बस कुछ नहीं किया, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक है, तो इस दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेज इन्वेस्टमेंट्स। एंड ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेज फंड। ना लास्ट वन इज इक्विटी सेविंग्स, जिसमें इक्विटी, आर्बिट्रेज, डेट तीनों में इन्वेस्ट किया जाता है, बट इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा 65% एंड डेट में 10%, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव द सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, जहाँ पर अगर कोई रिटायर हो रहा है तो ऐसे केस में उसे पता है कि 5 साल बाद रिटायरमेंट, तो 5 साल का एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसे डालते गए, 5 साल बाद आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन बेस्ड में रिटायरमेंट फंड में 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। तो दो में हमने देखा, ELSS में 3 इयर्स लॉक इन पीरियड, एंड रिटायरमेंट जो फंड है, आप जब रिटायर हो रहे हैं तो उससे पहले 4-5 साल पहले आप फिर उसमें इस तरह का फंड में पैसा डालना शुरू कर सकते हैं, एंड बाय द एंड यू विल बी गेटिंग दिस अमाउंट। ठीक है, मिनिमम आपको 5 इयर्स तक लॉक इन रहना होता है और टिल द रिटायरमेंट एज। ठीक है, जो भी अर्लियर आ गया तो दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस। अब चिल्ड्रंस फंड, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको पता होगा, तो गर्ल चाइल्ड के लिए जब वो बड़ी हो जाती है तो ये पैसे प्रोवाइड होते हैं। ऐसे चिल्ड्रंस फंड है जहाँ पर आप पैसे जमा कर रहे हैं, एंड ये लॉक इन भी होता है, एटलीस्ट 5 इयर्स का लॉक इन तो होता ही है इसमें। चिल्ड्रन फंड में पैसे जमा कर रहे हैं, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको जो भी अमेनिटीज रिक्वायर्ड है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, देन वी हैव अदर स्कीम्स। वन इज़ द इंडेक्स फंड्स या ETFs इसे कहा जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स में होता ये है कि आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स देखते हो और इसमें जो भी कंपनी बेस्ट है उसमें डाल दो। ठीक है, पैसा इस तरीके से हम देखते हैं। तो इंडेक्स फंड्स में होता ये है कि ये सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जा रहा है इनटू अ इंडेक्स, राइट। लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं, उसमें टॉप के 30-40 कंपनीज जो है इंक्लूडेड होते हैं, माइट बी मोर, बट टॉप कंपनीज सारे जिनके शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे उसमें रैंकिंग वाइज जो है इंक्लूडेड होते हैं। तो इंडेक्स फंड में ये चीज़ है, जहाँ रैंकिंग वाइज ये सारे जो डिफरेंट कंपनीज के नेम से उसमें हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं। 95% हमारा पैसा वैसे जा रहा है, तो दैट्स कॉल्ड इंडेक्स फंड। अब फंड ऑफ फंड्स है जिसमें ये इंडेक्स फंड में एग्जाम में आ चुका है, एक इंडेक्स से जब हम इन्वेस्टमेंट्स को लिंक कर देते हैं। फंड ऑफ फंड्स जिसमें हम डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक म्यूचुअल फंड है इसने और 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब इसमें से जब पैसा वापस आएगा तो ये रिटर्न किया जाएगा। तो इस तरीके से 95% आपके जो एसेट्स है वो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, अब ये तो हो गया टाइप ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। अब स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स। अब ओपन एंडेड मतलब कभी भी एंटर करो कभी भी एग्जिट करो, दरवाजा खुला है तो कभी भी घुसो कभी भी निकलो। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो मेच्योरिटी इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कब आपने किसी स्कीम में पैसे डाले, तो मेच्योरिटी फिक्स नहीं। आपको लग रहा है प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अभी दिख रहा है तो निकाल लो पैसा, ठीक है, तो नहीं लग रहा तो रहने दो, ऐसा। तो क्लोज एंडेड इज वेयर द जो भी आपका इन्वेस्टमेंट गया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्लोज हो जाएगा। यानी कि अगर वो 6 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स के बाद वो म्यूचुअल फंड स्कीम जो है क्लोज हो जाएगी एंड आपको आपके बेनिफिट्स प्रॉफिट्स जो भी है मिल जाएंगे। ये दो अलग अलग टाइप के हैं, एकदम ऑपोजिट। एक में तो कभी भी एंटर कभी भी एग्जिट, क्लोज एंडेड इज वैसा नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होता है। दैट इज वाई इसमें मेच्योरिटी जो पीरियड है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, क्लोज एंडेड स्कीम्स में पता है आपको 6 मंथ्स के बाद 12 मंथ्स के बाद ये क्लोज ही हो जाना है, तो यू नो इट बिफोर हैंड एंड उसके हिसाब से आप काम कर लेते हैं। देन वी हैव द इंटरवल फंड्स, जहाँ पर आप जब किसी क्लोज एंड फंड को देखेंगे तो ऐसा होगा कि इनिशियली आपने इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर लेट्स से 3 मंथ्स जो भी इन्वेस्ट किया उसके साथ आपको थोड़ा डिविडेंड या प्रॉफिट के साथ उसे वापस करते हैं। अब इंटरवल फंड्स में ऐसे क्लोज एंड फंड को लीजिए, अब लेट्स से ये 10 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, तो ऐसे केस में कोई कुछ लोग 6 मंथ्स के बाद जुड़ना चाहते हैं इससे,
तो व्हाट विल यू से, यू विल से नो, नहीं ना, जुड़ने देंगे। तो आप ये एटलीस्ट कह सकते हो कि एक विंडो खुलेगी कुछ दिन बाद, तो उस विंडो में ही आप जो है स्कीम में जुड़ने का अपना एप्लीकेशन डाल दें। तो जब ये विंडो खुलेगी, ये विंडो एक्चुअली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट के लिए अलाउ किया जाता है। तो मिनिमम 2 डेज की विंडो होती है एंड 2 विंडोज के बीच इस तरह के, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंटरवल। ठीक है, तो कभी भी कोई मूवी भी देखते हैं तो बीच में इंटरमिशन आता है, तो वैसे ही ये ऑल्दो क्लोज एंडेड है, 12 मंथ्स के लिए पैसा यहाँ पे लॉक हो गया एंड यू कैन यू विल गेट द प्रॉफिट आफ्टरवर्ड्स। बट इंटरवल्स में आप एंटर एंड एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ओपन एंड क्लोज एंडेड दोनों के ही फीचर्स इसमें। एंड ओपन एंड क्लोज एंडेड लेट मी टेल यू, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आई होप ये डेफिनेशंस क्लियर हैं। एंड ओपन एंडेड में कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी नहीं होता, क्लोज एंडेड में फिक्स्ड मेच्योरिटी होता है, ये चीज़ भी क्लियर है। नाउ बेस्ड अपॉन द पोर्टफोलियो और उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है उसके बेसिस पे, तो यहाँ एक्टिव एंड पासिव दो टाइप के फंड्स होते हैं। तो एक्टिव फंड्स आप देख सकते हैं, ये पूरा स्टाफ यहाँ पर एकदम एक्टिवली बैठा हुआ है, खुश मिजाज। तो ये लोग एक्टिवली देखते रहते हैं इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, इससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, देखते रहते हैं, उसके हिसाब से फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं, वेरी करते हैं, जो भी है। अब पासिव फंड है जहाँ पर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किसी इंडेक्स या फिर किसी एक पर्टिकुलर लिस्टिंग से जो है हमने लिंक कर दिया, लेट्स से किसी बीएससी या एनएससी का जो इंडेक्स है उससे लिंक कर दिया। अब सारे इन्वेस्टमेंट्स उसमें जा रहे हैं और हमारा तो कोई काम नहीं, वी कैन स्लीप। ठीक है, तो देर इज नो पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन इन दिस इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स आर इन लाइन विद द इंडेक्स, डिफरेंस बिटवीन जो भी इन्वेस्ट किया एंड रिटर्न, दैट इज द प्रॉफिट। एंड यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द एक्टिव फंड्स, जहाँ पे हमें काफ़ी सारा वर्क करना पड़ता है, एवरीबडी टैलेंटेड पीपल को लेना पड़ता है। तो यहाँ पर वो सब चीज़ों का कंपल्शन नहीं है एंड दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर चौथा हमारा क्लासिफिकेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रो करे, तो ऐसे केस में आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं अब वो री इन्वेस्ट करते रहे, तो बार बार यू विल बी इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो लेट्स से 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए आपने, जब म्यूचुअल फंड से निकालो तो 11,000 है। अब इमीडिएटली इसको फिर से इन्वेस्ट कर दिया 11,000 को, अब 11,000 रहेगा, तो इसका फिर 10%, 12100 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो इट वेरीज, इट ब्रिंग्स अ चेंज, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको, वन है ये, सॉरी, तो ये जो चीज़ है ग्रो कर रही है, हमारा जो मनी है। लेट्स से टेक ए सिंपल एग्जांपल, आपने आरडी खोला, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू गॉट सम मनी, एफडी में डाल दिया, फिर उसका प्रॉफिट आया, फिर वो प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट फिर से एफडी में डाल दिया, ऐसे आप चलते जाओगे तो वो ग्रो करेगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ स्कीम। अब डिविडेंड स्कीम इज आपने एफडी में पैसे डाले, अब उसके बाद एवरी 1 और 2 मंथ्स में आप थोड़ा निकाल रहे हो, लीक हो रहा है इसमें से, तो आपका एंड में जो पैसे मिलने वाले वो ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, इजंट इट। सो दैट इज अ डिविडेंड स्कीम की बीच बीच में भाई मुझे पेमेंट्स चाहिए, राइट। तो इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जून 2024 का, म्यूचुअल फंड्स विच हैव मेच्योरिटी डेट फिक्स्ड होता है, मेच्योरिटी डेट तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडेक्स फंड, इंटरवल, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्या कहा जाता है। तो इफ यू पिक वन फ्रॉम हियर द आंसर वुड बी क्लोज एंडेड, बिकॉज यहाँ फिक्स्ड मेच्योरिटी, यानी कि क्लोज एंडेड में बता देते हैं 3 महीना, 6 महीना, 10 महीने के बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द क्लोज एंडेड फंड्स, फिक्स्ड मेच्योरिटीज यहाँ पर होते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी हैव द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर इन्वेस्टमेंट, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एक आरडी को इमेजिन कर लीजिए कि बीच बीच में आप थोड़ा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं एंड वो मनी इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई, इंक्रीज एंड उस पर डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप कंपाउंडिंग का यूज़ कर रहे हैं, ये फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पर इसका जो डिविडेंड है या इंटरेस्ट है या इंक्रीज इन द अमाउंट है वो होता रहता है, आप पेमेंट करते रहते हो, तो ऐसा आरडी जैसा है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जहाँ पर ये होता है कि आपने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया,
बट यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, तो इमीडिएटली जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसने सेकंड स्कीम में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया। तो दैट इज अ डायनामिक ट्रांसफर हैपेंस फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। अब सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपने लमसम अमाउंट पूरा इन्वेस्ट कर दिया इसमें, एंड फिर आफ्टर सम टाइम आपको थोड़ा थोड़ा डिविडेंड चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। तो लाइक एन एफडी, बट इसमें बीच बीच में आपको डिविडेंड्स चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, ठीक है। आप कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहला न्यू फंड ऑफर। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी यू आर रेडी कि एक स्कीम को लॉन्च किया जाए जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, इस स्कीम में जो भी इन्वेस्ट करेगा उस का इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो इन सर्टेन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। तो ऐसा करके आपको पता है, तो आप लॉन्च जब करते हो उसे हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं। नया मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेकर आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, फटाफट इन्वेस्टमेंट करो, तो दैट इज कॉल्ड द न्यू फंड ऑफर। there is a launch of a new fund एंड 15 डेज का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया जाता है जब ये न्यू फंड ऑफर ओपन रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ इक्विटी लिंक्ड ELSS के लिए ये जो है ओपन एंड क्लोज एंडेड के लिए 15 डेज है, बट ELSS के लिए द टाइम पीरियड माइट बी डिफरेंट। तो जैसे ही लेट्स से 1 जनवरी को आपने कहा कि ये हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, इक्विटी स्कीम है, तो लोग इन्वेस्ट कर सकते, तो 15 डेज तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज अ ब्रैकेट थ्रू विच दिस इज ओपन। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे भी यहाँ पे लिमिट्स है, जहाँ पर ये डेट ओरिएंटेड एंड बैलेंस्ड जो स्कीम्स है उसमें 20 करोड़ रुपीस का मिनिमम आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। देर आर अदर स्कीम्स जिसमें 10 करोड़ रुपए का जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेकर आना है। न्यू फंड ऑफर लेकर आए हैं मतलब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 20 करोड़ का लेकर आ रहे हैं। इफ इट इज अ डेट ओरिएंटेड एंड बैलेंस्ड स्कीम है, बैलेंस जहाँ पर दोनों डेट एंड इक्विटी का एक अच्छा बैलेंस है। और बाकी जो इक्विटी स्कीम्स है, बाकी जो हमने पढ़े टाइप्स, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो एटलीस्ट 10 करोड़ होना चाहिए। अब एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, या ऐसे एसेट्स हैं जो कि मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है फॉर वेरियस पर्पसेस, तो एटलीस्ट 20 करोड़ के ऐसे एसेट्स होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। हाफ ईयरली रोलिंग बेसिस, ओपन एंडेड डेट ओरिएंटेड स्कीम से रिलेटेड जो भी आप एसेट्स एंड मनी एवरीथिंग यू आर यूजिंग सो एज टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज टू द पीपल, तो वो सब 20 करोड़ तक के अमाउंट का इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब 15 दिन के लिए आपने ये स्कीम को ओपन रखा, एंड उसके बाद क्या करना है, allot the units and send the account statement to the investors within 5 days of closure। न्यू फंड ऑफर क्लोज होते हैं, लेट्स से 15 जन को क्लोज हो गया, तो विद इन 5 डेज यानी कि 20 जन तक आपको अलॉटमेंट कर देना है, जिसको जो अलॉट होना है वो कर देना है, एंड बाय 20 जन यू हैव टू सेंड द रिपोर्ट्स आल्सो टू ऑल द इन्वेस्टर्स के ऐसे ऐसे आपको अलॉट हो गया है, ठीक है। और अलॉटमेंट होने के 5 डेज के बाद यानी कि 20 डेज के बाद 5 मोर डेज, 25th डे तक आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। उससे पहले आप ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है, 15 डेज तक न्यू फंड ऑफर ओपन रहेगा, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा कि हाँ आपको मिल गया, एंड और 5 डेज वेट करने के बाद आप ये किसी और को सेल भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट को, ठीक है। उससे पहले नहीं कर सकते। सो इट इज़ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग 5 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट्स आपके जो हैं न्यू फंड ऑफर क्लोज होने के बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 1st to 15th जैन को भी आप जो है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर 1st जैन को लॉन्च हुआ है, 15 जैन को क्लोजर है ऑफ द न्यू फंड ऑफर, तो 1st to 15 जैन के अंदर अंदर आप अगर सबको प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि अंदर अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे रहे हो, जो पैसा है उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ वहाँ पैसे डाल दिए, तो वो नहीं करना है। वंस इट इज क्लोज्ड ओनली देन यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दैट इज द न्यू फंड ऑफर। नो नेट एसेट वैल्यू, दिस इज वी कैन से द प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जितना भी आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मिल रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू सिक्योरिटीज का क्या है, उसमें से एक्सपेंसेस हटाकर टोटल यूनिट्स जो स्कीम के, फॉर एग्जांपल 10,000 जो है आपका मार्केट वैल्यू है, 1000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस है, जहाँ पर आपके 90 यूनिट्स हैं, ठीक है। 90 म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाय किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9,000 रुपीज़ हो जाएगा एंड बाय 90, तो दैट विल गिव यू 100 रुपीज़ का जो
नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, नेट एसेट वैल्यू को डिस्क्लोज करते रहना होता है जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, टू डेली न्यूज़पेपर्स में डेली आपको बताते रहना है। AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इन इंडिया, जो कि सुपरवाइज करती है ये सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज को, तो इसके वेबसाइट पर आपको अपडेट भी करवाना होगा ये आपका जो भी म्यूचुअल फंड है उसका नेट एसेट वैल्यू आज के दिन पे क्या है। ठीक है, एंड एवरीडे 9 PM तक अपलोड हो जाना चाहिए ये चीज़। और अगर ये फंड ऑफ फंड्स का है, क्योंकि ये फंड म्यूचुअल फंड जो कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। फंड ऑफ फंड्स कहता है एटलीस्ट नेक्स्ट डे 10 AM तक, नेक्स्ट बिजनेस डे 10 AM तक ये पब्लिश हो जाना चाहिए। नाउ ये नेट एसेट वैल्यू जो है, लेट्स से इट इज 5.62921194 ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ किया जाता है। नेट एसेट वैल्यू डायरेक्टली ऐसा नहीं दिखाते हैं। तो अगर डेट एंड लिक्विड मनी मार्केट रिलेटेड स्कीम्स है तो 4 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ होता है, D4 धूम 4 ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक होगा तो ये 2 तक होगा, तो उसका नेक्स्ट जो भी नंबर है आपको चेक करना है। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये +1 कीजिए, ये 1 है तो ये इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5.6292 ऐसा आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस तक। और अगर ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद थर्ड वाला क्या है वो चेक करना है आपको, ये 9 है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा एंड 5.63 विल बी द राउंडिंग ऑफ फॉर द इक्विटी एंड अदर स्कीम्स। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन देयर इज टोटल एक्सपेंस रेशियो, जहाँ पर इट इज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस जो आपके हैं, लेट 1000 रुपीज आपके एक्सपेंसेस हैं, टू द डेली नेट एसेट्स। ठीक है, डेली के आपके एसेट्स जो है लेट से 10,000 है, तो इसका रेशियो 10% का आपका बैठ रहा है। ओके, तो दिस 1 into 100% अगर हम करेंगे तो विल बी गेटिंग 10% एज द आंसर। ठीक है, 10% का आपका नेट टोटल एक्सपेंस रेशियो है। तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है, कोई लिमिट नहीं है, बट सेबी के लेट डाउन गाइडलाइंस के हिसाब से ही ये होना चाहिए। अब लोड नो लोड फंड्स है, जहां पर लेट से आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लेट से 100 रुपीज़ का ईच यूनिट है, तो इसमें लोड का मतलब होता है कि आप एंट्री लोड, यानी कि आप इसमें 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो एंटर करने के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये नॉन रिटर्नेबल है, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता है इसका, तो दैट इज कॉल्ड अ लोड फंड। ऐसे अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो एग्जिट करते हुए 100 रुपीज़ आपको मिल रहा है, 10 रुपये आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी कह रहा है कि यू हैव टू रिटेन सम मनी विद द कंपनी, तो 5 रुपीज़ लेट से रिटेन करें तो आप कितना ले जा सकते हैं 105, मिलना कितना था 110 रुपीज़, तो दैट इज कॉल्ड द एग्जिट लोड। व्हेन यू आर एग्जिटिंग आप जो है थोड़ा सा पैसा डिडक्ट करके दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द एग्जिट लोड। तो सेबी एक्चुअली एंट्री लोड को प्रोहिबिट करता है, एंटर करने के लिए इतना पैसा, एग्जिट अगर आप बीच में एग्जिट कर रहे हो तो उस टाइम पे हाँ चलो आपसे ज़्यादा क्योंकि लॉस हो जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा एंड लिक्विड मनी प्रोवाइड करना पड़ेगा तो लॉस हो जाएगा, तो बीच में अगर छोड़ रहे हो तो एग्जिट लोड ठीक है। एंट्री लोड क्या होता है, एंटर करने के लिए क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा मनी देने का, तो सेबी ने एंट्री लोड को प्रोहिबिट कर दिया है इंडिया में। एंड फाइनल टॉपिक है सुपरविजन एंड रेगुलेशन। तो अगर आप देखो सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स के पूरे सेक्टर में सारे एंटिटीज को रेगुलेट किया जाता है। इसका मैंडेट है पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, सुपरविजन म्यूचुअल फंड्स का सारा कुछ इसके द्वारा किया जाता है। सुपरविजन सबसे पहले 93 में सेबी ने रेगुलेशंस नोटिफाई किए थे एंड गाइडलाइंस दिए थे थ्रू सर्कुलर्स, और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंटिटी सारे जो म्यूचुअल फंड्स के सेक्टर में इंक्लूडेड उन सभी को सेबी रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है। इस सुपरविजन में सेबी की हेल्प करता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, अगस्त 22 1995 में लाया गया था एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बेस्ट स्टैंडर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना और म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ इसके ऑब्जेक्टिव हैं। एंड इसके वेरियस कमिटीज़ बने थे, कमिटी ऑन वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, आरबीआई रिलेटेड मैटर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ AMFI सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, ये सब कुछ किया गया था, राइट। एंड दीज आर द कमिटीज ऑफ द AMFI। ओके, तो इस तरीके से
रेगुलेशन एंड सेबी के रेगुलेशन एंड सुपरविजन वाले पार्ट में AMFI आल्सो हेल्प्स एंड AMFI आल्सो कंडक्ट्स द एग्जाम्स, ठीक है, नेशनल लेवल पर। और ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर खुद या फिर म्यूचुअल फंड एजेंसी में काम करते हुए आप वो एक्सपर्ट इन्वेस्ट जो है वो बन सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट इज AMFI मेनली। ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क फॉर यू जून 2024 का। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये पिछले सेशन में पूछा क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग लीजिंग? It is mostly used to acquire assets on relatively short period basis. Yes, lessor will recover the cost of asset from multiple lessees. ये भी हो सकता है। Typically for assets like computer windmills ये यूज किया जाता है। तो all of these are correct because तीनों ही यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है ऑपरेटिंग लीज, वाइल जो कैपिटल लीज या फिर फाइनेंस लीज है वो लॉन्ग टर्म के लिए, टोटल इकोनॉमिक लाइफ के लिए होता है। मल्टीपल लेसीज से पैसे जो है रिकवर करेगा। टिपिकली कंप्यूटर विंडमिल्स के लिए ये यूज़ होता है। दीज आर द थिंग्स, राइट? And apart from this, let me tell you, EduTap has come up with wonderful courses for you to practice and be prepared for the exam. और इन courses में हम लास्ट के इस मोमेंट में आपके अच्छे से हेल्प कर पाए, इसके लिए नए नए कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। एंड वन सच कोर्स इज जैब मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू अच्छे से पढ़ाया गया है। ईच एंड एवरी चैप्टर कह सकते हैं, इच एंड एवरी कंपोनेंट का अच्छे से आप यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस विच आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस। अब इसके अलावा चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर वाइज नोट्स एंड ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी कंपोनेंट से रिलेटेड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एग्जाम से पहले रिवीजन का भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज मास्टर कोर्स में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द लास्ट बिफोर द एग्ज़ाम के वीक में आपको सारा कुछ पढ़ा दिया जाता है। एंड JIB 80 कोड यूज़ करके आप 80% डिस्काउंट, या फिर आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जो भी कोड होगा उसके हिसाब से 75 to 80% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। ये तो चारों कंपोनेंट्स का हो गया। लेट अस सी यू वांट समथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो IIFS का इंडिविजुअली, PPP का इंडिविजुअली, तो मास्टर कोर्स यू कैन ऑप्ट इन दिस मैनर। और टेस्ट सीरीज का भी हमने लेटेस्ट कोर्स लॉन्च किया है, तो इसमें आपको लेट से आपने पढ़ लिया एंड यू आर रेडी तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन कोड्स भी दिए हुए हैं, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ये सारा कुछ आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, डू अवेल देम। द लिंक्स फॉर दीज कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ यू आर कि आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।